मनोविज्ञान कक्षा 11। मनोविज्ञान कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की विधियाँ, ये 10 पाठ है जिसमें मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की विधियाँ, मानव व्यवहार के आधार, मानव विकास, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण एवं अवधान, अधिगम, स्मृति, विस्मरण, चिंतन, भाषा, अभिप्रेरणा, संवेग। 95 पेज टोटल। पहला पाठ है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इसके लक्ष्य की व्याख्या कर सकेंगे, मनोविज्ञान के इतिहास का वर्णन कर सकेंगे, मनोविज्ञान भारत में मनोविज्ञान के विकास का विस्तृत वर्णन कर सकेंगे तथा मानव में अन्य विद्या शाखाएं के संबंध में जान सकेंगे। विषय वस्तु, प्रस्तावना, मनोविज्ञान की भाषाएं और लक्ष्य, मनोविज्ञान का इतिहास, पूर्ण वैज्ञानिक काल, भारत में मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान एवं अन्य विषय, पूर्व वैज्ञानिक काल, भारत में मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान एवं अन्य विषय, प्रमुख पद, महत्वपूर्ण बिंदु, बहुविकल्पी प्रश्न, ये भी बाद में देखेंगे। प्रस्तावना। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी कैसे प्रत्यक्ष करता है, सीखता है, सोचता है, याद करता है, समझता है, साथ ही अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट के वस्तुओं एवं घटनाओं के साथ किस तरह से अन्य क्रियाएं इंटरेस्ट करता है आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कुछ इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति क्यों किसी चीज को आसानी से याद कर लेता है तथा दूसरी चीज को काफी प्रयासों में भी नहीं याद कर पाता। व्यक्ति में चिंतन, थिंकिंग का विकास कैसे होता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्ष भिन्न क्यों होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, आदि आदि। इस उत्सुकता एवं जिज्ञासा के कारण ही हम यह सोचने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से बुद्धि, अभिक्षमता तथा स्वभाव से भिन्न हैं। वे कभी प्रसन्न तो कभी दुखी क्यों होते हैं। ये गलती से होगी। किस प्रकार वे एक दूसरे के मित्र या शत्रु हो जाते हैं। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं जबकि दूसरे उसी कार्य को सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय क्यों लगाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर एक अनुभवहीन व्यक्ति भी दे सकता है तथा वह व्यक्ति भी जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान है एक अनुभवहीन
व्यक्ति सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का भी उत्तर देता है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर देता है। प्रस्तुत पाठ में हमें मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा एवं लक्ष्य। मनोविज्ञान साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लोसेस के मिलने से बना है। साइको का अर्थ आत्मा तथा लोसोस का अर्थ विवेचना करना होता है। अंत इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला स्टडी ऑफ सोल विषय माना गया है। आरंभिक ग्रीक दार्शनिकों जैसे अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिविनिज, लॉक आदि ने साइको शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ माइंड से लगाया है, और इस तरह से इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन स्टडी ऑफ माइंड का विषय माना है। परंतु आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप अप्रत्यक्षणीय तथा अदर्शनीय था। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति के अध्ययन को विज्ञान कहा। विलियम बूट तथा उसके शिष्य टिनेचर इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे, परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रत्यक्षणीय करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। विलियम बूट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लीपजिग विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। इन्होंने लीपजिग विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। आधुनिक मनोविज्ञानों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन स्टडी ऑफ बिहेवियर का विषय माना है, व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषा जेबी पाटसन ने सर्वप्रथम दिया था।
जेबी पार्सन ने सर्वप्रथम दिया था। मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन को सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने दिया था। व्यवहार को एक ठोस एवं प्रत्यक्षणीय पहलुओं के रूप में परिभाषित किया गया। अंत यह आत्मा, मन एवं चेतना आदि से काफी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे, जिनका परीक्षण भी नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रिया माना गया, जिसे आसानी से परीक्षण किया जा सकता है। सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिनका सीधे परीक्षण तो नहीं किया जा सकता है, परंतु उनके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेंट्रोक 2000 के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। बोरोन 2001 के अनुसार मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। बोरोन 2001 के अनुसार मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। सिसरेली एवं मेयर 2006 के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये इंपॉर्टेंट है। बोरोन 2001 और सिसरेली एवं मेयर 2006। बोरोन व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित करता है। सिसरेली और मेयर मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब है मनोविज्ञान के लक्ष्य। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन के पीछे उनके कुछ छिपे लक्ष्य गोल्स होते हैं। मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित है। मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या। पहला है मापन एवं वर्णन। मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना तथा फिर उसे मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है। इसे मापने के लिए कई तरह से परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण या विशेष प्रविधि का विकास करना है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुणा का होना अनिवार्य है: विश्वसनीयता तथा वैधता।
विश्वसनीयता से तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का वर्णन करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 150 आता है, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल 150 आता है, तो मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला है, व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है और वह विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता का व्यवहार कर सकता है। यानी किसी की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल 150 आता है तो वह व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है। वह पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्वाकथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रण किया जा सके। जहाँ तक पूर्वाकथन का सवाल है, इसमें सफलता मापन के लब्धि पर भी नियंत्रण करना है। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही यह पूर्वकथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है। जैसे अगर हम किसी छात्र के सामान्य बौद्धिक स्तर का मापन करके उसके बारे में सही सही जान ले, हम स्कूल में उसके निष्पादन के बारे में पूर्वकथन आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की अभिरुचि को मापकर मनोवैज्ञानिक यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के कार्य जॉब में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। पूर्वकथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है और मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्वकथन करता है, उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित भी करना होता है। व्याख्या। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना होता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत का निर्माण करते हैं ताकि उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। ऐसे सिद्धांत ज्ञात स्रोतों से तथ्यों को संगठित करते हैं और मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं जहाँ पे सही नहीं जान पाते हैं। मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं जहाँ पे सही उत्तर नहीं जान पाते हैं। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोविज्ञान यह नहीं बतला पाते हैं कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम कर रहा है, तो वे सही ढंग से न तो उस व्यवहार के बारे में पूर्वकथन ही कर सकते हैं और न ही ठीक ढंग से नियंत्रण ही संभव है। अमुक मापन प्रविधि क्यों काम कर रहा है,
तो वे सही ढंग से न तो उस व्यवहार के बारे में पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं और न ठीक ढंग से नियंत्रण ही संभव है। मनोविज्ञान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लागस से हुई है। ग्रीक भाषा में साइके शब्द का अध्ययन है। ग्रीक भाषा में साइके शब्द का अर्थ है आत्मा तथा लागस का अर्थ है शास्त्र या अध्ययन। इस प्रकार पहले समय में मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन से संबंध विषय माना जाता है। पहले समय में मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन से संबंध विषय माना जाता है। आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान, जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है, का इतिहास बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है: पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस आदि के अध्ययन एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक माना जाता है। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 BC में शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स दिया था, जिसका प्रभाव आने वाले मनोवैज्ञानिकों पर काफी पड़ा और शेल्डन के बाद में चलकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के एक विशेष सिद्धांत, जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत थ्योरी कहा गया है, का निर्माण हिप्पोक्रेटस के ये विचारों से प्रभावित होकर किए। ग्रीक दार्शनिक जैसे आइंस्टाइन तथा थॉमस का विचार था कि मन तथा शरीर दोनों ग्रीक दार्शनिक जैसे आइंस्टाइन तथा थॉमस का विचार था कि मन तथा शरीर दोनों दो चीजें हैं तथा इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। परंतु देकार्ते लीबनिज तथा स्पिनोजा आदि ने बतलाया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्रीक दार्शनिक जैसे देकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार आइडियाज होते हैं, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे लोक
का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय में टेबुला रासा होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभवों और नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। बाद में इस वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रत्यक प्रत्यय का जन्म हुआ जिसे मूला प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। रूसो जैसे दार्शनिकों का कहना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। दूसरी तरफ स्पेंसर जैसे दार्शनिक का मन था कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं और समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे पहला असर पड़ा। पहला क्षेत्र दर्शनशास्त्र का था, जिसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जैसे जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था, जिसमें लोक चेतना तथा उसमें उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे, तथा दूसरा क्षेत्र भौतिक तथा जैविक विज्ञान का था, जिसमें ज्ञानेंद्रिय के कार्य के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया। इस क्षेत्र में वेबर व वेगनर आदि का योगदान अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरा वैज्ञानिक काल। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 से शुरू हुआ। इसी वर्ष विलियम वुड ने जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला था। वुड सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुड के समय में मनोविज्ञान अंतःनिरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतःनिरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूल में कैसे हुआ और उन स्कूल का वुड के मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान के ऐसे 5 प्रमुख स्कूल हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। संरचनावाद।
संरचनावाद जैसे अन्य नामों जैसे अंतर्निरीक्षणवाद तथा अस्तित्ववाद से भी जाना जाता है। संरचनावाद स्कूल को विल्हेल्म वुंट के शिष्य टीचेनर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1992 में प्रारंभ किया गया। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना अनुभूति थी। टीचेनर की चेतना तथा माइंड में अंतर था। अंतर किया चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। टीचेनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते हैं: संवेदन, भाव और अनुराग तथा प्रतिमा या प्रतिबिंब। टीचेनर ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना है। दूसरा है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर जिसका शीर्षक